सर। यस। ओके। सो हम लोगों ने अभी तक एप्पल की जो क्लास हुई उसमें अल्टरनेट बियरिंग और आपका जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें अपन ने कवर कर लिया। अल्टरनेट बियरिंग, एक आपका कौन सा टॉपिक था, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल, और क्या कवर किया था हम लोगों ने, एक और चीज, रीप्लांट प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एप्पल में कवर अप की हुई थी। अब इसके बाद एप्पल में नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो है आपका थिनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, थिनिंग ऑफ फ्रूट से रिलेटेड भी हमें कुछ कुछ चीजें जो है कवर करनी है। थिनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या हुआ कि देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, थिनिंग ऑफ फ्रूट। हालांकि इसको आपने हार्मोनल रेगुलेशन के टाइम में देखा हुआ है, पर थोड़ा सा इसको और समझते हैं। थिनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए किसी पौधे में एक जो प्लांट होता है ना उसमें स्पर होता है जिसमें फ्लावरिंग आती है। इसमें जनरली 4 to 6 फ्लावर आते हैं, पर कभी कभी और ज्यादा फ्लावरिंग भी आ जाती है। अब पर इस पर अगर आप 3 to 5 से ज्यादा फ्रूट लोगे तो क्या होगा, इस पर में जितना फूड मटेरियल आएगा, वो जितना ज्यादा फ्रूट लोगे उतना फ्रूट के अंदर वो फूड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो होता क्या है, ज्यादा फ्लावर के प्रेजेंट होने के कारण अगर ज्यादा फ्रूट बनता है तो फ्रूट के साइज जो है रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ फूड तो सेम है। जितना फूड इस पर को मिलना है फ्रूट को डेवलप करने के लिए वो अमाउंट सेम है। अगर ज्यादा फ्रूट में बटेगा तो आपका फ्रूट का साइज रिड्यूस होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो सबसे पहला कारण क्या है कि फ्रूट साइज एंड क्वालिटी, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, आपका थिनिंग ऑफ फ्रूट करते हैं कि भाई इसमें से कुछ फ्लावर को या कुछ फ्रूट को हम जो है झड़ा दे, ताकि जो रिमेनिंग फ्रूट है उसकी साइज और क्वालिटी बहुत अच्छी आए। ये चीज आप सभी लोगों को पता है। दूसरी चीज हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट है, जो वैरायटी है जिसमें अल्टरनेट बियरिंग की कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, अल्टरनेट बियरिंग की, तो होता क्या है, ऑन ईयर में, ऑन ईयर की अगर अपन बात करें तो ऑन ईयर में होता क्या है, आपके जो फ्रूट होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में लगते हैं। ऑन ईयर में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूटिंग आती है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, ऑन ईयर में बहुत ज्यादा यील्ड आती है, इसीलिए तो उसको ऑन ईयर कहते हैं। तो अगर ऑन ईयर में बहुत ज्यादा मात्रा में पौधे में फ्रूटिंग आएगी तो क्या होगा, पौधे के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है वो पूरा इस फूड मटेरियल में, इस फूड मटेरियल को डेवलप करने में, पूरा इसका फूड मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है, इस फ्रूट को डेवलप करने में खत्म हो जाता है। अब अगर सारे फ्रूट डेवलप हुए और सारे फ्रूट को डेवलप करने में इसका जो फूड मटेरियल है वो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट ईयर में फ्लावरिंग फ्रूटिंग लाने के लिए क्या पौधे के पास कोई फूड मटेरियल बचेगा क्या? नो सर। हाँ सर। नहीं बचेगा। तो पौधे के दिमाग में क्या होना चाहिए कि मैं क्यों ना अपना कुछ फूड मटेरियल बचा लूं। अब पौधा अपना फूड मटेरियल कैसे बचाएगा, तो वो कैसे बचाएगा, जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में जिस साल हैवी फ्रूटिंग होगी यानी कि ऑन ईयर होगी, उस साल कुछ फ्रूट्स को आप जो है प्लांट से झड़ा दो। जब आप कुछ फ्रूट्स को झड़ा दोगे प्लांट से तो होगा क्या कि जितने टोटल नंबर ऑफ फ्रूट लगने वाले थे, जिसमें पौधे का पूरा फ्रूट का पूरा फूड मटेरियल खत्म होने वाला था, वो जो है अब कम नंबर ऑफ फ्रूट लगने के कारण कुछ फूड मटेरियल बच जाएगा। और ये फूड मटेरियल अगले साल फ्लावरिंग लाने में हेल्प करेगा, अगले साल के फ्लावर को, फ्रूट को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो इस साल हम खाना बचा लेते हैं ताकि उसका उपयोग हम नेक्स्ट ईयर में करें। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रूट थिनिंग करते हैं। समझ में है? थिनिंग इन ऑन ईयर टू प्रिजर्व फूड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर क्या है, ऑफ ईयर, ऑफ ईयर में, ताकि फ्रूट जो है वहां के लिए बच जाए। तो इन दो कारणों से हम लोग जनरली जो है फ्रूट थिनिंग करते हैं। तो फ्रूट थिनिंग करने से एक तो क्या फायदा हुआ कि हमारे पास जो भी फ्रूट हमारे प्लांट में लग रहे हैं उनकी साइज और क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। पहला चीज क्लियर है। दूसरा, यस सर। अगर हम ऑन ईयर में अल्टरनेट बियरिंग वाली वेराइटी में ऑन ईयर में मान के चलो 150 फ्रूट लगते हैं और ऑफ ईयर में केवल 25 फ्रूट लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 150 से रिड्यूस करके कितना कर देंगे, 120 ही कर देंगे। तो हम ये देख पाते हैं कि अगले साल ये 25 वाला फ्रूट 75 हो जाता है। तो देखो ये 120 तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव यानी कि टोटल सोचोगे तो 150 और 25 कितना होता है, 155 बस होता है। 150 और ये कितना होता है, 175 होता है।
वहीं 120 और 175 को जोड़ोगे तो कितना होता है 195। तो देख रहे हो, अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप ऑन ईयर ऑफ ईयर का कॉम्बिनेशन देखोगे तो 175 फ्रूट बस बन रहे हैं, और जब हम लोग इसमें थिनिंग कर देते हैं तो ये 175 195 तक पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं यील्ड में इंक्रीमेंट आया ना। तो इस चीज के लिए भी हम यस लोग सर। थिनिंग ऑफ फ्रूट करते हैं। हाँ बताइए। समझ में आया यहाँ तक सभी लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका थिनिंग ऑफ फ्रूट का कंसेप्ट है। फ्रूट थिनिंग करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 2,4-D, 2,4,5-T, है ना, 2,4,5-T, 2,4-D, और क्या है NAA। कारण तो आप लोगों को पता चल ही गया कि कैसे NAA और ये सब हाउसिंग को यूज कर सकते हैं, है ना, उस दिन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो इन सब का उपयोग हम कर सकते हैं। कौन से स्टेज में करते हैं? प्री न्यूक्लियर स्टेज में आप इन हार्मोन्स का उपयोग कर सकते हैं, सबसे पहला। दूसरा हार्मोन आप यूज कर सकते हो CEPA, सेपा का नाम सुने हो, क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड, क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड। इसका खासियत क्या है कि ये रिलीज करता है इथाइलिन। रिलीज करता है क्या? इथाइलिन। इथाइलिन जहां हुआ एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं? तो इसका उपयोग भी आप जो है फ्रूट थिनिंग करने के लिए उपयोग में ला सकते हो। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस। इसके अलावा अगर आपको ब्लॉसम थिनिंग करना है तो आप कौन से हार्मोन का उपयोग करते हैं? DNOC। DNOC 0.25%। ठीक है, ये पोलिन जर्मिनेशन को रोकता है। ये चीज हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से 2-3 हार्मोन का उपयोग करके आप जो है थिनिंग का काम कर सकते हैं एप्पल में। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्पल में पार्थिनोकार्पी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नीचे सबसे पहले तो एप्पल, हाँ बोलिए, एप्पल में कौन से प्रकार का पार्थिनोकार्पी पाया जाता है सबसे पहले तो? सर हो गया। हो गया। ठीक, एप्पल में कौन से प्रकार का पार्थिनोकार्पी पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। एप्पल में वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी पाई जाती है, और केवल एप्पल में ही नहीं, पियर और लोक्वाट में भी वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी पाई जाती है, लिख लीजिए। ठीक है, और वैसे ही एप्पल के कुछ स्पीसीज में एपोमिक्सिस भी पाई जाती है। हमने पढ़ा था ना एपोमिक्टिक स्पीसीज सेकंड क्लास में, याद है? यस सर। यस सर। तो इसमें कौन सा एपोमिक्सिस पाया जाता है? रिकरेंट, नॉन रिकरेंट, वेजिटेटिव, और एक और कौन सा होता है? न्यूसेलर। कौन सा एपोमिक्सिस पाया जाता है? बताओ, पढ़ाया तो था। लिख लो और रिवाइज कर लो भैया, ऐसे में कैसे जेआरएफ निकालोगे? रिकरेंट एपोमिक्सिस पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें रिकरेंट एपोमिक्सिस पाया जाता है, कई सारी स्पीसीज है ना, मेलस रॉकी, मेलस हुपेंसिस, मेलस सिक्मिनेंसिस, मेलस टोरिंगोइड्स, नोमेरस साइबोल्डी, और क्या है? मेलस, और कौन सा एक? सर क्विंटिलिस। सर्किंटेलिस, है ना। तो ये सब जो स्पीसीज हैं ये सब क्या है? एपोमिक्टिक स्पीसीज हैं। अब देखो, एप्पल में ये तो जो वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी जिसमें पाया जाता है या रिकरेंट एपोमिक्सिस होती है, उनमें तो भाई बिना पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाती है। पर नॉर्मली जिन वेराइटीज में हम चाहते हैं कि बिना पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो, उसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। पर अगर हम जिब्रेलिन के साथ थोड़ा सा ऑक्सिन और थोड़ा सा साइटोकाइनिन का स्प्रे भी कर दें, ठीक है, इसका स्प्रे भी कर दें, तो एपोमिक पार्थिनोकार्पी बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती है, मतलब इंड्यूस होती है। तो याद रखेंगे, पार्थिनोकार्पी के लिए जिब्रेलिन या कॉम्बिनेशन ऑफ जिब्रेलिन अलॉन्ग विथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का उपयोग किया जाता है। कब करेंगे? फुल पिंक स्टेज में, जब पौधा एक फूल जो है एकदम पिंक स्टेज में होता है ना,
तब अपन करते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर कंसंट्रेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो 400 ppm NaA, हालांकि इसको याद नहीं करना है। 600 ppm GA3 प्लस 300 ppm BA बेंजाइल एडिनिन। 6 बेंजाइल एडिनिन है ना साइटोकिनिन का एग्जांपल, इसका उपयोग हम कर सकते हैं पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने से पहले फ्लावर को इमेस्कुलेट कर लेते हैं, याद रखना। पता चल रहा है मेल ऑर्गन का फूल ही चला गया, पॉलन ही चला गया फीमेल में, तो पहले इमेस्कुलेशन करना भी जरूरी होता है। क्लियर है? इमेस्कुलेशन बेगिंग वगैरह करते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर है? Yes, sir. पार्थिनोकार्पी का आगे बढ़े। Yes, sir. फिर नेक्स्ट आता है एप्पल में फ्रूट ड्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाता है कि एप्पल में आप देखते हैं कि एप्पल में जैसे ही फ्रूट सेट होता है या फ्लावरिंग होती है, उसके बाद से एप्पल में ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रूट ड्रॉप इसमें मेनली 3 प्रकार के होते हैं और इसका क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने एग्जाम हॉल में देखा होगा, कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ली ड्रॉप या फिर मई ड्रॉप। जो पौधे में फ्लावरिंग और फ्लावरिंग के जून ड्रॉप बोलते हैं क्या? क्या जून ड्रॉप? वो मई के बाद आएगा ना जी, यस सर। है ना? ठीक। तो देखो, पौधे के फूल आने के टाइम में यानी कि अप्रैल एंड में और फ्रूट सेट होने के शुरुआती 25 से 30 दिन तक जो ड्रॉप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली ड्रॉप या मई ड्रॉप कहते हैं। ये जनरली क्या होता है, ऐसे फूल जिसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाया, अनपॉलिनेटेड फ्रूट, या फिर जो अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट होते हैं, अनपॉलिनेटेड या अनफर्टिलाइज्ड जो फ्रूट रह जाते हैं, अनपॉलिनेटेड या अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर जो रहते हैं, वो क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेज में गिरते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ फ्लावर्स में पॉलिनेशन नहीं होता है पर फिर भी उसकी ओवरी धीरे धीरे स्वेल होने लगती है, पर बाद में वो रियलाइज होता है कि जाइगोट तो बना ही नहीं है, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होता और वो फ्लावर भी झड़ जाते हैं। तो पुअर पॉलिनेशन एंड पुअर फर्टिलाइजेशन के कारण, पुअर पॉलिनेशन एंड पुअर फर्टिलाइजेशन के कारण सबसे पहले जो ड्रॉप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली ड्रॉप या मई ड्रॉप। ये शुरुआती 1 महीने तक होता है फ्लावरिंग के। समझ में आ रहा है अर्ली ड्रॉप या मई ड्रॉप क्या होता है, कब होता है? Yes, sir. सर दूसरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जून ड्रॉप या फिर एंडोजेरोसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एंडोजेरोसिस इज रिलेटेड टू एंडोजेरोसिस, एंडोसेप्सिस, एक्सोकॉर्टिस, ये सब अलग अलग वर्ड हैं। एंडोसेप्सिस वर्ड कहाँ पे सुने हैं? फिग में कहीं पे पढ़े थे क्या? खोजना नोट्स में आप लोग के लिखा हुआ है, ठीक है। तो जून ड्रॉप या एंडोजीरोसिस, जून ड्रॉप को ही एंडोजीरोसिस कहते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार पूछा है कि जून ड्रॉप को और क्या कहते हैं या एंडोजीरोसिस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो क्या होता है, जून के महीने में जब फ्रूट डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय जून के महीने में पानी वानी गिरता नहीं है। आपको याद होगा हिमाचल और उत्तराखंड में जो पानी है वो लगभग जुलाई के एंड में पहुंचता है या अगस्त के स्टार्टिंग में पहुंचता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जिन एरियाज में इनका कल्टीवेशन होता है वहां जून के महीने में क्या होता है, वाटर स्ट्रेस। तो वाटर स्ट्रेस के कारण या फ्रूट के कंपटीशन के कारण भी एक ड्रॉप हमको अगले 1 से 1.5 महीने के लिए देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जून ड्रॉप या एंडोजीरोसिस कहते हैं। समझ में आ रहा? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। तीसरा आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। प्री हार्वेस्ट ड्रॉप मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग के जस्ट पहले, हार्वेस्ट होने से जस्ट पहले फ्रूट अचानक से गिर जाता है। आप सोचो मेच्योरिटी के जस्ट बाउंड्री में जाके अगर गिर जाए तो वो मेच्योर भी नहीं हुआ है और उसके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा भी हुआ है। अगर वो मेच्योर हो जाता तो हम उसे जो है पका के बाद में खा सकते थे, पर इमेच्योर में तो हम ड्रॉप होने के बाद फ्लेवर भी डेवलप नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो क्या होता है, प्री हार्वेस्ट ड्रॉप जो है
मोस्ट इकोनॉमिक लॉस पहुंचाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में इकोनॉमिक लॉस कौन सा ड्रॉप पहुंचाता है? प्री हार्वेस्ट ड्रॉप पहुंचाता है। और ये जनरली किसके कारण होता है? ये होता है ऑक्सीन इथाइलिन हार्मोनल इम्बैलेंस। ऑक्सीन इथाइलिन के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपका जो है प्री हार्वेस्ट ड्रॉप जो है हमको देखने को मिलता है। जनरली क्या होता है? ऑक्सीन का कंसंट्रेशन हो जाता है लो, वेयरएस इथाइलिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? हाई। इसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के नाम से आपका प्री हार्वेस्ट ड्रॉप जो है वो होता है। ये चीज तो आप सभी लोगों को पता है कि नहीं? तो इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे? NNA के छिड़काव करेंगे सर। NaA 10 से 20 ppm का छिड़काव करेंगे। और कब करेंगे छिड़काव? NaA 240 कोई भी ऑक्सीजन को आप स्प्रे कर सकते हैं। कब करेंगे स्प्रे? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मान के चलो पिछले साल 15 अक्टूबर के आसपास या 15 सितंबर के आसपास प्री हार्वेस्ट ड्रॉप हुआ था, तो आपको पता है कि पिछले साल 15 सितंबर के आसपास हुआ था, मतलब इस साल भी 15 सितंबर के आसपास हो सकता है। तो आप 15 सितंबर से 1 वीक बिफोर, यानी कि 1 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड फ्रूट ड्रॉप होने का जो एक्सपेक्टेशन है, उससे 1 हफ्ते पहले आप क्या करोगे? ये स्प्रे कर दोगे, ताकि जिस समय में इसमें फ्रूट ड्रॉप होने की उम्मीद हो वो समय जो है उस आने से पहले ही ये क्या कर दे? फ्रूट ड्रॉप को रोक दे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. ओके। खाना वाना नहीं दिए हैं क्या आज घर में आप लोगों को? यस नहीं कुछ तो बोलो, तो मेरे को भी समझ में आया। आज जैसे ही तीसरा क्लास है, हम लोग जब कंटिन्यूअसली 3 क्लास 4 क्लास लेते हैं ना, तो हम लोग का भी गला पूरा छिल जाता है। जब तीसरा चौथा क्लास कंटिन्यू होता है ना, तो बोलते टाइम में अपना ही गला फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप लोग कम से कम यस नो तो बोलो। ओके, नेक्स्ट आता है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट के लिए क्रिटिकल पीरियड क्या होगा? कोई भी एक पौधे में वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा कब पड़ती है? फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज। और दूसरा फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम में। तो इसमें फ्लावरिंग कब होती है? मार्च अप्रैल में होती है। कब तक होती है? अगस्त सितंबर तक यस इसमें मेच्योरिटी आती है। तो अप्रैल टू अगस्त जो है इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट के लिए क्रिटिकल स्टेज होता है। इस समय इसमें पानी मौजूद होना चाहिए, याद रखना। और ये सिर्फ इसी क्रॉप की बात नहीं है, सारे टेम्परेट क्रॉप की बात है। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. ओके। फिर नेक्स्ट आता है फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो ये कौन सा सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व है? सिंगल सिग्मोइड, डबल सिग्मोइड या ट्रिपल सिग्मोइड? सिंगल सिग्मोइड। सिंगल सिग्मोइड। सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, या फिर क्या कह सकते हैं? स्मूथ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व या स्मूथ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल 3 फेज होते हैं। फेज 1 क्या होगा? स्लो रैपिड स्लो या रैपिड स्लो रैपिड? स्लो रैपिड स्लो। रैपिड स्लो। स्लो ग्रोथ फेज, स्लो रैपिड स्लो, है ना? तो फेज 1 क्या होगा? स्लो ग्रोथ फेज। ये कब रहता है, कब तक रहता है? फर्स्ट 25 डेज आफ्टर पेटल फॉल। पेटल फॉल के शुरुआती 25 दिन में क्या होता है आपका? स्लो ग्रोथ फेज होता है, याद है? ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? एम्ब्रायो स्लोली डेवलप होता है, बहुत स्लोली एम्ब्रायो डेवलप करता है। एम्ब्रायो डेवलप स्लोली, बहुत स्लो एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है। और इसमें जो है आपका न्यूसेलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? न्यूसेलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म। देखो, कोशिश करना कि इसमें जो की पॉइंट्स है जो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा उसको याद कर लेना, क्योंकि ये एप्पल, पियर, क्वींस, लोक्वार्ट चारों में काम आएगा। सिमिलरली पीएच में जब अपन पढ़ेंगे तो उसको याद कर लेना, ताकि पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट सबका एक साथ हो जाए, क्योंकि वही क्वेश्चन घुमा घुमा के 2 साल से पूछ रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है?
न्यूसेलस और प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप होता है और एम्ब्रायो तो बहुत ज्यादा स्लोली डेवलप होता है, एम्ब्रायो का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो जो अर्ली ड्रॉप बोलते हैं ना, वो इसी स्टेज में होता है, अर्ली ड्रॉप। जब तक ये प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हुआ रहता तो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होते रहता है। तो क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम ऑक्सीजन की कमी होती है, फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, और जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म बन के तैयार हो जाता है आपका जो फ्रूट ड्रॉप है वो रुक जाता है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोग एमएससी में पढ़ोगे, ठीक है। तो अर्ली ड्रॉप भी इसी टाइम में होता है। ये चीज समझ में आया, फेज 1। Yes, Yes, sir. sir. दूसरा आता है जिसे कहते हैं फेज 2। ये कौन सा स्टेज होगा, रैपिड ग्रोथ फेज। रैपिड ग्रोथ फेज कब होता है, ये कितने दिन के लिए होता है, टोटल फॉर नेक्स्ट 50 डेज। नेक्स्ट 50 मतलब क्या हुआ, 26 टू 75 डे, है ना। 26 से 50 75 दिन तक होगा ना ये, तो 50 दिन का टाइम पीरियड Yes, हुआ। sir. तो अगले 50 दिन तक क्या होता है, फेज 2 होता है। इसमें क्या होता है आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म ब्रेक होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म ब्रेक्स एंड फॉर्म्स सेकेंडरी एंडोस्पर्म। आप लोग को अगर याद हो तो आप लोग को पता होगा कि एम्ब्रायो अपने आप को डेवलप करने के लिए एंडोस्पर्म से एनर्जी कंटिन्यूअसली लेता है, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म टूटता है और फिर लास्ट में सेकेंडरी एंडोस्पर्म या कॉटिलिडन का डेवलपमेंट होता है करके बताया था, याद है सीड डेवलपमेंट के टाइम में। Yes, sir. Yes, sir. वो सेकेंडरी एंडोस्पर्म डेवलप होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म ब्रेक या डीजनरेट होता है। सिमिलरली जो न्यूसेलस ऊपर में बना था वो भी क्या होता है, डीजनरेट होता है। कुछ क्रॉप में ये न्यूसेलस रह जाते हैं, एग्जांपल याद है एक आध, कॉफी याद है, पेरिस्पर्म के फॉर्म में रह जाता है करके बताया था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इस स्टेज में ही अपना जून ड्रॉप होता है। अब देखो, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म टूटता है तो क्या होता है, अचानक से एम्ब्रायो जो है फुल डिवीजन मोड में आ जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म से पूरा खाना वाना लेता है, फुल दबा के सेल डिवीजन करता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब तक ये सेकेंडरी एंडोस्पर्म नहीं बनता तब तक फ्रूट ड्रॉप की समस्या आने लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जून ड्रॉप कहते हैं। जैसे ही सेकेंडरी एंडोस्पर्म बन के तैयार हो जाता है, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है और जून ड्रॉप बंद हो जाता है। तो वही बताया ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप करके एक बुक आती है, उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा फर्दर फ्यूचर में, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। Yes, sir. अब तीसरा आता है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, फेज 3। फेज 3 का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्लो ग्रोथ स्टेज 2। स्लो ग्रोथ का सेकेंड स्टेज है ना, पहला पहले आ चुका था, अभी ये दूसरा है। ये जो है लगभग 15 दिन रहता है, कितने दिन, 15 दिन, यानी कि 76 से 90th डे तक रहता है, लगभग नेक्स्ट 15 दिन फेज 2 रहता है। इसी में फ्रूट में पूरा डेवलपमेंट होता है। इसी में क्या होता है, टेस्टा या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोड, वो क्या होता है, हार्ड होता है। दूसरा हार्ड होता है और क्या होता है, टर्न ब्राउन, भूरा पड़ता है। दूसरा चीज, फ्रूट एनलार्जमेंट भी इसी स्टेज में होता है। तो जब आपको सवाल पूछेगा तो याद रखना कि वो सिंगल सिगमेंट ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं या डबल सिगमेंट ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं, उस बेसिस पे जज करना, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अभी जब आप लोग को मैं वो पीच पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे चीजें थोड़ा और बेटर रिलेट कर पाओगे कि कहाँ से कहाँ तक जाना है अपने को, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। तो देखो, इस पर्टिकुलर जो सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, इसमें आपको ये याद रखना है, फ्रूट एनलार्जमेंट और सीड हार्डनिंग कौन सी स्टेज में होता है, एमरी सेकेंडरी एंडोस्पर्म कौन सी स्टेज में बनता है, ठीक है। और तीसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो ये जो 3-4 मेजर चीजें हैं ना, इसको बस आप याद रखना, तो बहुत हद तक आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। क्लियर है फ्रूट ग्रोथ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके बाद आता है नेक्स्ट, एप्पल में ग्रेड्स। एप्पल में कितने ग्रेड मौजूद हैं, तो याद रखेंगे, एप्पल में टोटल ग्रेड की अगर बात करेंगे तो टोटल ग्रेड कितने हैं, 7। एप्पल की जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो एप्पल में टोटल कितने ग्रेड मौजूद है, 7। इसमें से जो 6 ग्रेड है, टोटल 6 ग्रेड है, इसको हम इंटरनेशनल ग्रेड के रूप में लेते हैं। इंटरनेशनली 6 ग्रेड को रिकॉग्नाइज किया गया है। और जो 7th नंबर का ग्रेड है उसे हम क्या नाम से जानते हैं, पिट्टो।
ठीक है, ये पिट्टो को हम इंफीरियर क्वालिटी का मानते हैं। तो इंफीरियर ग्रेड 7th ग्रेड पिट्टो है, तो हो सकता है पूछ सकता है कि 7th ग्रेड को किस नाम से जानते हैं, तो पिट्टो के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. एप्पल में Yes, टोटल sir. कितने ग्रेड? 7, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड 6, 7th ग्रेड को पिट्टो कहते हैं। अगर सातों ग्रेड का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सुपर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, और लास्ट आता है पिट्टो। ये सब जो है इसके डायमीटर के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है? डायमीटर। इसका होता है 85 सेंटीमीटर, 85 mm, 80 mm, 75 mm, 70 mm, 65 mm, 60 mm, और ये जो है 55 mm और उससे छोटे साइज के जो होते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं? पिट्टो। तो इसे इंफीरियर क्वालिटी का माना जाता है। समझ में आ रहा है डायमीटर? Yes, sir. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th ग्रेड। तो टोटल ये 7 ग्रेड होते हैं। पूछा गया था कि इंटरनेशनल ग्रेड कितने होते हैं, तो 6। टोटल ग्रेड कितने होते हैं, तो 7। 7th ग्रेड या इंफीरियर ग्रेड कौन सा होता है, तो 7th या पिट्टो। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लास्ट आता है एप्पल का स्टोरेज। अगर एप्पल की स्टोरेज की बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग जो है एप्पल को 90 से 95% RH में स्टोर करते हैं। कितने में करते हैं? 90 से 95% RH में। पर कुछ एप्पल ऐसी होती हैं जो चिलिंग सेंसिटिव एप्पल होती हैं, जो ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं झेल सकती। ऐसे चिलिंग सेंसिटिव एप्पल को हम 3 to 4 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं। तो चिलिंग सेंसिटिव एप्पल के लिए स्टोरेज टेम्परेचर क्या होगा? 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज नॉर्मली -1 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसे याद रखेंगे। और इसका MA स्टोरेज कंडीशन भी याद रखेंगे। यहाँ पे MA स्टोरेज में ऑक्सीजन को हम 2 से 3% रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को 1 से 2%। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा के नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन में 5 से 10% तक ले जाया जाता है। पर एप्पल के केस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को उतना ज्यादा नहीं ले जाते हैं। क्यों नहीं ले जाते हैं? क्योंकि कार्बन एप्पल में, डाइऑक्साइड 102 है ना हाँ क्या? सर? कार्बन डाइऑक्साइड 102% है ना? हाँ, 1 से 2%। इसको इससे ज्यादा इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हाई हो जाए तो इसमें ब्लैक हार्ट के नाम से एक डिसऑर्डर होता है। पढ़े हो ना, पुअर वेंटिलेशन के कारण होता है करके, पढ़े होगे। Yes. हाई Yes, sir. कंसंट्रेशन में ब्लैक हार्ट के Yes, नाम का एक sir. डिसऑर्डर होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा नहीं ले जाते। आप बाकियों में पढ़ोगे तो 5 से 10% तक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो स्टोरेज क्लियर हो गया, ग्रेडिंग क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग एप्पल के कैरेक्टर की बात करें तो एप्पल में होता क्या है कि एप्पल का स्टोरेज लाइफ जो है बहुत ज्यादा होता है। एप्पल का स्टोरेज लाइफ बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। आप देखे हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। लोएस्ट रेस्पिरेशन होती है, वन ऑफ द लो रेस्पिरेशन, इससे कम नट में होती है। तो रेस्पिरेशन जो है वो एप्पल में बहुत कम होता है। कितना? 5 से 10 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 5 से 10 मिलीग्राम CO2। तो इसका जो रेस्पिरेशन है वो बहुत कम होता है एप्पल का। और दूसरा चीज इसमें यह देखा गया है कि इसकी जो इथाइलिन प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इससे ज्यादा इथाइलिन होता है पैशन फ्रूट में। याद रखेंगे कि पैशन फ्रूट में एप्पल से भी ज्यादा इथाइलिन प्रोडक्शन होता है। पर एप्पल की खुद की इथाइलिन प्रोडक्शन नॉर्मल फ्रूट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। कितना है? 25 से 2500 म्यू लीटर। कितना है आपका एप्पल का इथाइलिन कंसंट्रेशन? 25 से 2500 म्यू लीटर। ठीक है, तो एप्पल में आपको ये इसका कंसंट्रेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको याद ये रखना है कि एप्पल में इथाइलिन क्या होता है, हाई होता है। इथाइलिन इवोल्यूशन एप्पल में क्या होता है, हाई होता है। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, लो होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एप्पल हैज हाई इथाइलिन एंड लो रेस्पिरेशन, हाई इथाइलिन एंड हाई रेस्पिरेशन, लो इथाइलिन एंड हाई रेस्पिरेशन, लो इथाइलिन एंड लो रेस्पिरेशन। क्या टिक करोगे, हाई इथाइलिन एंड लो रेस्पिरेशन। कैसे याद करोगे, एक चीज ज्यादा होता है एक चीज कम होता है, तो हम लोग किसी को भी मिलते हैं तो हाई करके बोलते हैं ना, तो बस हाई, हाई का स्पेलिंग बदल लेना, एच आई से हाई, ई से इथाइलिन, हाई इथाइलिन, ऑटोमेटिकली लो रेस्पिरेशन याद हो जाएगा। तो एप्पल में क्या चीज याद रखेंगे, रेस्पिरेशन बहुत कम है, इसीलिए इसका स्टोरेज लाइफ बहुत ज्यादा है, याद रखेंगे। और दूसरा चीज इथाइलिन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ये दो चीज याद रहेगी आप लोगों को, ये क्वेश्चन से डायरेक्ट Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसी के बेसिस पे, चूंकि एप्पल में इथाइलिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है जिसे आईईसी कहते हैं, इंटरनल इथाइलिन कंसंट्रेशन। नाम सुने हो आईईसी, इंटरनल इथाइलिन कंसंट्रेशन। देखो होता क्या है कि नॉर्मली कोई भी एक फ्रूट हुआ, कोई भी नॉर्मल कोई फ्रूट हो, तो क्या करते हैं उसमें राइपनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं है, या राइपनिंग स्टार्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इस चीज को हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई जब राइपनिंग स्टार्ट होगा तो कौन से हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा किसी फ्रूट में, Silence, sir. इथाइलिन का। Ithylene. तो जैसे ही एक नॉर्मल लेवल से इथाइलिन की मात्रा ज्यादा दिखने लगे तो हम क्या मान लेते हैं कि हाँ इसमें राइपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसका प्री क्लाइमेट्रिक फेस आ गया, अब इसमें बस पकने ही वाला है। लेकिन एप्पल के केस में होता क्या है, एप्पल में तो शुरू से ही इथाइलिन की मात्रा ज्यादा होती है। एप्पल अभी हमने पढ़ा ना, हाई इथाइलिन कंसंट्रेशन। तो जितना नॉर्मल फ्रूट में पकना स्टार्ट होने के बाद इथाइलिन होता है, उससे ज्यादा तो एप्पल में शुरू से इथाइलिन है। तो क्या इस इथाइलिन कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम एप्पल के अंदर पकने का अंदाजा लगा सकते हैं क्या? No, नहीं sir. लगा सकते। तो एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम क्या था, नी एट ऑल, एक साइंटिस्ट और उनका ग्रुप था, नी एट ऑल ने 1983 में एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या कहा, जब एप्पल में इंटरनल इथाइलिन कंसंट्रेशन, मतलब एप्पल के खुद का, फ्रूट के अंदर जो इथाइलिन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 म्यू लीटर पर लीटर से ज्यादा हो जाए, तब आप मान सकते हो कि उसमें क्लाइमेट्रिक या पकने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। इन्होंने एक लिमिट दिया कि बाकी फ्रूट में इससे कम होता है, लेकिन एप्पल में जब 0.1 म्यू लीटर पर लीटर से आपका इथाइलिन का मात्रा बढ़ जाए तब आप मानोगे कि उसमें राइपनिंग स्टार्ट हो गया है। तो ये जो इंटरनल इथाइलिन कंसंट्रेशन होता है जिसके बाद हम मानते हैं कि एप्पल में राइपनिंग स्टार्ट हो गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आईईसी, इंटरनल इथाइलिन कंसंट्रेशन, जिसको नी एट ऑल ने दिया था। समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मल प्लांट में इथाइलिन ज्यादा नहीं होता है, उनमें इतना बहुत होता है नॉर्मल प्लांट्स में, बाकी फ्रूट्स में तो हम एक ऑन एन एवरेज डाटा के बेसिस पे हम बता देते हैं कि हाँ इसमें राइपनिंग है, राइपनिंग स्टार्ट हो गया। बट एप्पल के केस में इथाइलिन ज्यादा होने के कारण वो अंदाजा सही नहीं लग पाता, इसलिए एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया गया है, इसे ही इंटरनल इथाइलिन कंसंट्रेशन कहते हैं। एप्पल अपने आप में एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तोड़ के पकाया जा सकता है, लिख लो भैया। ठीक है, और अगर आपको एप्पल में राइपनिंग की प्रोसेस इंक्रीज करनी है तो आप किसका उपयोग करोगे, एक तो आप सेपा का उपयोग कर Ethyl. सकते हो, क्लोरोइथाइलिन, हाँ वही इथरल का भी उपयोग कर सकते हो। इथरल कहीं ना कहीं इथाइलिन या इथरल का उपयोग करोगे, राइपनिंग हार्मोन है। सेपा क्लोरोइथाइलिन पास्पोनिक एसिड कहीं ना कहीं इथाइलिन रिलीज करता है, पढ़े थे अपन थोड़ा देर पहले ही। यस सर। तो ये भी राइपनिंग को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपका सेपा और इथरल जो है इसका उपयोग करके आप राइपनिंग को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है राइपनिंग का फंडा इसमें एप्पल में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एप्पल के कल्टीवेशन में लगभग चीजें हो गई हैं, एक लास्ट चीज रह गया है, मैच्योरिटी इंडाइस। जो चीज समझ चुके हैं उसको दोबारा समझने में अपन टाइम नहीं डालेंगे। मैच्योरिटी इंडाइस की बात करें तो आप लोगों ने टी स्टेज कई बार पढ़ लिया है, सबको लगभग समझ में आ गया। मैं शुरू में भी टी स्टेज समझा दिया था मैच्योरिटी स्टेज के टाइम में।
है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो एप्पल में मेच्योरिटी स्टेज के रूप में एक टी स्टेज होता है, मतलब जब 90 डिग्री हो जाए किसके किसके बीच का टेम्परेचर, डिग्री पेडंकल और रिसेप्टेकल के बीच में अगर 90 डिग्री बने तो टी स्टेज। मोर देन 90 डिग्री है तो कौन सा स्टेज है वो मेच्योर है, इमेच्योर है, क्या है? Immature. Overripen. इमेच्योर। लेस देन 90 डिग्री बन रहा है तब वो ओवर मेच्योर है, ठीक है। और 90 डिग्री है तो मेच्योर। सिमिलरली हमने क्या देखा था, हम इसमें स्टार्च आयोडीन टेस्ट करते हैं, स्टार्च टेस्ट कह लो, आयोडीन टेस्ट कह लो, स्टार्च इंडेक्स कह दो, ये सब एक ही चीज है। हम क्या करते हैं, फ्रूट में स्टार्च आयोडीन का सॉल्यूशन को यूज करते हैं, जहां जहां पे स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जा रहता है वहां पे कौन से कलर का डेवलपमेंट होता है, ब्लू। कितना ब्लू कलर डेवलप हुआ उस बेसिस पे उसको हम लोग एक इंडेक्स जो हमारे पास बना रहता है उससे मैच करते हैं, और उससे हम लोग स्टार्च इंडेक्स निकालते हैं और उससे मेच्योरिटी अपन जज करते हैं, एक चार्ट से मैच करते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट को आयोडीन सॉल्यूशन से आप क्या करते हो, उसको ट्रीट करते हो। जनरली स्टार्च इंडेक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच को मैच्योर माना जाता है, लिख लिए रहो। इसके अलावा हमने आईईसी इंटरनल इथाइलिन कंसंट्रेशन को भी हमने मेच्योरिटी इंडेक्स माना है। अभी हम लोगों ने देखा नीएटॉल ने दिया था 0.1 मिलीलीटर से ज्यादा हुआ तो अपन मान सकते हैं कि हाँ आप इसमें राइपनिंग स्टार्ट हो गया तो हार्वेस्ट कर लो, याद है। Yes, sir. Yes, और sir. Yes, sir. चौथा आता है जिसे हम कहते हैं फ्रूट फर्मनेस। फर्मनेस के बेसिस पे भी हम लोग जो है करते हैं। तो इसके लिए हम लोग, आप लोग को बीच में मैं फोटो भेजा था ड्यूरोमीटर या पेनिट्रोमीटर का, एक मशीन होता है जो अंदर घुसता है और बताता है अंदर में कितना प्रेशर है। तो ड्यूरोमीटर या पेनिट्रोमीटर का उपयोग करके भी हम लोग जो है फ्रूट फर्मनेस निकाल सकते हैं, इसके बेसिस पे भी मेच्योरिटी पता चलती है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. तो ये टोटल एप्पल में कल्टीवेशन पोर्शन में जितना आपको जानना चाहिए था वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अभी इसमें मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और रूट स्टॉक बचा हुआ है, इसके अलावा डिजीज इंसेक्ट बचा हुआ है और एक रसेटिंग का फिनोमेना बचा हुआ है। हालांकि रसेटिंग हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है पर थोड़ा बहुत और डिटेल में अपन देखेंगे। तो इतना चीज आपको एप्पल में एक बार नोट करवाना है। इसके अलावा अगर एप्पल में देखा जाए तो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव बुक के हिसाब से कुछ बेसिक पॉइंट्स रह गए हैं, वो चीज मैं आप लोग को नोट करा दूंगा। तो विद इन 2 to 3 क्लास आई थिंक एप्पल कवर अप हो जाएगा। एप्पल की जो वैरायटीज है वो बहुत सारी हैं, तो एक दिन आप लोगों का 1 घंटे का क्लास तो पूरा एप्पल की वैरायटी लिखने में ही चला जाएगा। तो एप्पल की वैरायटी, रूट स्टॉक और डिसऑर्डर और डिजीज इंसेक्ट, बस इतनी ही चीजें अब एप्पल में बच गई है। तो आप लोग अपने साइड से एक बार एप्पल पूरा पढ़ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा या मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आप लोग को एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। वैराइटल चीजों पे मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बट उसके अलावा कोई ऐसी चीज होगी जो छूट रही होगी तो डू इन्फॉर्म मी, कॉम्पिटिटिव बुक से कोई चीज छूट गया होगा तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। बाकी नो डाउट आपके कॉम्पिटिटिव बुक में जो चीज लिखी हुई होगी उसके बारे में अब आप उससे ज्यादा ही बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपना जो जो बुक रिफर करते हो, हैंड बुक, कॉम्पिटिटिव बुक, सारा बुक पढ़िए आज बैठ के एप्पल को, और जो जो पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है वो मुझे भी बता दीजिए तो मैं क्लास में नोट भी करा दूं, खुद भी ऐड कर लूं, और जो चीजें डाउट होगी उसको मैं क्लियर भी कर दूं, ठीक है। Yes, sir. yes, sir.